नमस्कार साथियों, क्या हाल है सभी के। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपने अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रखा होगा। साथियों, ज्योग्राफी की जो एमसीक्यू की श्रृंखला है उसी को हम नियमित करने वाले हैं और उसी श्रृंखला के अंतर्गत कुछ एक और क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, हम बात कर रहे थे कि जो ज्योग्राफी है इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन सभी सब्जेक्ट्स को जो है मैं आपको एमसीक्यू की फॉर्म में भी और आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी पूरा का पूरा करवाने वाला हूँ और इसको इस स्तर पे करवाएंगे कि आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे लें, आपको हर एक एग्ज़ाम में ये पूरी तरह से हर तरह से फ़ायदा पहुंचाने वाला है। मैं इस चीज़ के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि आप मेरे जितने भी लेक्चर जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो लेक्चर्स अब हम लेकर आएंगे उन सबको पढ़ने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद आप कोई सा भी इवन आरएस प्री तक का कोई सा भी एग्ज़ाम आप दें, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। अब जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वहाँ पर हमने ये भी कोशिश की है कि ये क्वेश्चंस आपको ये भी बताते चले कि कौन कौन सी परीक्षा के अंतर्गत ये क्वेश्चन आए। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इनमें से जो कि कम से कम 2-2, 5-5, 10-10 बार परीक्षाओं में ना आया हो। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, टाइम टू टाइम हम मैराथन क्लासेस भी लेकर आते रहेंगे, तो और सारे सब्जेक्ट्स को हम पैरेलली चलाने वाले हैं, तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं पहला क्वेश्चन आज के लिए। आज के लिए दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि भाई साहब कौन सा भौतिक प्रदेश, हम ये जानते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 4 भागों में बांटा गया है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को। तो इन 4 भागों में से राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? ये क्वेश्चन आया है अनुदेशक में, मतलब जो वायरमैन 2018 की एग्जाम हुई थी उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान का, कौन सा भौतिक प्रदेश 4 भौतिक प्रदेशों में से जो है कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? ऑप्शन ए अर्धशुष्क मरुस्थल, ऑप्शन बी अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी हाड़ौती का पठार या ऑप्शन डी पूर्वी मैदानी प्रदेश। आपको ये भी बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पर रिट गई थी। ठीक है, आंसर कुछ और माना गया था प्रारंभ में और बाद में इसका आंसर कुछ और माना गया, तो क्वेश्चन डिलीट किया गया था। ठीक है, तो कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा लाइफ लाइन कहलाता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बता देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश है, जबकि अरावली के पूर्व में आप चले जाए तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, जिसका निर्माण मूल रूप से नदियों द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मृदा द्वारा किया गया है और जलोढ़ मृदा के द्वारा किया गया है इसलिए खेती भी ज़्यादा होती है। खेती ज़्यादा होती है, उद्योग भी ज़्यादा है, इसलिए जनसंख्या भी ज़्यादा निवास करती है और यही कारण है कि इस भौतिक प्रदेश को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। तो अपेक्षा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन और इसका आंसर की एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न क्या है? प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से, देखिए कोपेन, ट्रिवाथा और थानवेट ये 3 जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने राजस्थान की जलवायु को अपने अपने आधार पर 3 भागों में बांटा। कोपेन ने जो बांटा था उसका मुख्य आधार रहा किस आधार पर? वनस्पति के आधार पर बांटा। ठीक है, वनस्पति के आधार पर कोपेन जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1901 में ये जो है वर्गीकरण किया था। बाद में इन्होंने इसको अपडेट भी कर दिया था। तो कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 3 सुमेलित आपको बताना है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने। पहला ऑप्शन AW का मतलब इन्होंने बताया दक्षिणी राजस्थान, CWG का मतलब बताया है उत्तरी राजस्थान, BWSW का मतलब बताया है शुष्क मरुस्थल और BSSW का मतलब इन्होंने बताया है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर जो भी अक्षर है उनका कोई मतलब सामान्यतः नहीं होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, तो अब बताइए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है कोपेन के आधार पर? अगर ट्रिवाथा पूछा होता तो उसके आधार पर देखते हम, अगर थानवेट पूछा होता तो उसके आधार पर देखा जाता, और जो है
कोपेन ने 4 भागों में बांटा है, चारों भाग आपके सामने, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सा भाग जो है गलत सुमेलित है। देखिए AW है आर्द्र मरुस्थलीय प्रदेश, सॉरी AW का मतलब है आर्द्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो है राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग हाड़ौती का पठार और दक्षिण राजस्थान आ जाता है। तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा, मतलब ये सही है इसलिए उसका उत्तर नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये तो सुमेलित है। अगला हो जाएगा BWSW। BWSW को शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ही कहा गया है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। BSSW अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ही कहा है, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। जबकि CWG के अंतर्गत आता है दोस्तों कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, अरावली के पूर्व का पूरा भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है इसके अंतर्गत। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि उत्तरी राजस्थान तो अपने आप में किस में आ जाता है, BSSW में आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, मतलब CWG यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। CWG के अंतर्गत पूर्वी मैदानी प्रदेश सामान्यतः आ जाता है, तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण में जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है। तो साथ में आपको ये भी पता लग सकता है कि कौन कौन से सही हैं दोस्तों। ठीक है, तो AW का मतलब दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, BWSW का मतलब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, BSSW का मतलब अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और CWG का मतलब हो जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ जाते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं है वाले जब क्वेश्चन मिलते हैं ना, ये तो एक तो कृषि कनिष्ठ अभियंता जो सिविल की एग्जाम हुई थी उसमें आया था, क्वेश्चन अच्छा है। बात ये आ जाती है कि जब आप नहीं है सुमेलित नहीं है वाला पढ़ते हैं तो आपको 3 ऑप्शन जो सही हैं वो मिलते हैं, तो 3 क्वेश्चन की जानकारी अतिरिक्त मिल जाती है आपको। तो थोड़ा सा आप इसको ठीक से समझिएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब एक तरफ दिए गए हैं आपको मृदा के प्रकार और एक तरफ आपको दिए कि ये मृदा कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो कौन सा गलत है ये बताना है। एरिडोसोल का मतलब अर्धशुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, एल्फिसोल मृदाएं आर्द्र में पाई जाती है, इंसेप्टिसोल मृदा अर्ध आर्द्र या उपाद्र में पाई जाती है और वर्टिसोल शुष्क में पाई जाती है। बताइए इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा प्रश्न कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत होगा, ये आपको बताना है। जो ऑप्शन गलत है वही सही उत्तर भी इसका हो जाएगा, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। बताइए, देखिए वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान में कितने प्रकार की, वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, इनमें से 4 तो आपके सामने ही हैं। ठीक है, तो एरिडोसोल जो मृदा है वो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में ही पाई जाती है, अरावली के पश्चिमी क्षेत्रों में मूल रूप से, जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू इत्यादि क्षेत्रों में, इसके अलावा जोधपुर का पूर्वी भाग है, पाली है, इन जिलों में पाई जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही बताया, इसलिए ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। एल्फिसोल आर्द्र मृदा पाई जाती है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है अरावली के पूर्वी भाग में, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। इंसेप्टिसोल मृदा बेसिकली पाई जाती है अरावली पर्वतीय प्रदेश पे, पर्वतीय मृदा भी इसको कह सकते हैं, उपाद्र जलवायु क्षेत्र जहाँ पर होता है वहाँ पर पाई जाती है, ये भी उसका उत्तर नहीं होगा। जबकि अगर हम दोस्तों बात करें वर्टिसोल की, तो वर्टिसोल पाई जाती है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ अर्थात हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, जिसको सामान्य रूप से हम क्या बोल देते हैं, सामान्य रूप से हम इसे काली मिट्टी भी बोल देते हैं। ठीक है, और काली मिट्टी राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, तो इसका मतलब शुष्क मृदा नहीं होता है। सही उत्तर होगा वर्टिसोल, मतलब वर्टिसोल का मतलब शुष्क क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा नहीं होती है, बल्कि कहाँ पर आर्द्र क्षेत्र में या अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्टिसोल। यही तो पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वर्टिसोस। चलिए बढ़ जाते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है भाई साहब कि राजस्थान के जिला समूह में से समूह जिनमें राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा वनावरण पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सुपरिटेंडेंट की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, और अगर इसको आपने बारीकी से पढ़ा होगा तो ज़रूर कर पाएंगे, वरना कहीं ना कहीं ऑप्शन सारे ऐसे हैं जहाँ जो फंसते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 में आपको दिया गया है उदयपुर, दौसा, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक और कोटा। ऑप्शन 2 उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, अजमेर, बूंदी, सिरोही और कोटा। ऑप्शन सी
उदयपुर, बारा, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, जालौर और बूंदी। जबकि ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारा, अलवर, सिरोही और बूंदी। पूछ क्या रहा है कि भाई साहब आधे से ज़्यादा वनावरण कौन सा ऐसा जिलों का समूह जिसमें पाया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए उदयपुर तो चारों में आ रहा है। आपके आंसर की मेरे को प्रतीक्षा है। बताइए एक बार आप कौन सा इसका आंसर बताते हैं। और आप देख ले रहे हैं कितने लोगों का ये वाला क्वेश्चन सही निकल कर आता है। इसीलिए मैंने कहा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारा, अलवर, सिरोही और बूंदी। ये राज्य के वो ज़िले हैं और ये वो युग्म है जिसमें राज्य का आधा वनावरण, लगभग आधा वनावरण पाया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। एक दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि देखिए मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बोला है, इस लेक्चर में भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ही लोगों के विश्वास पे ये चैनल मैंने शुरू किया है और आपका सहयोग रहेगा, ईश्वर की कृपा रही तो हम बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम कर पाएंगे। तो जितने भी लोगों को आप जोड़ पाएँ, शेयर कर पाएँ, सब्सक्राइब करवा पाएँ, लाइक करें आप खुद भी और औरों को भी बोलें, बताएं, ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिले कि हम और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए ला पाएँ। इतना ज़रूर मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी भी तरह का कोई और एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे जैसे आप हमसे जुड़े रहेंगे आपको बिल्कुल कोई अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैराथन क्लासेज भी हम सभी सब्जेक्ट्स की लाने वाले हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे जंगल की आग, ठीक है, या जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने, बोनिए बेरिगेटा, जेरेकेंडा मेसोफोलिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या टेक्टोना ग्रांडिस। इनमें से देखिए सबके वैज्ञानिक नाम दिए। क्वेश्चन कितना अच्छा है, सबके क्या दिए गए हैं, सबके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं दोस्तों। तो आपको सामान्य नाम नहीं दिए, तो इसका मतलब ये भी पता लगता है कि भाई जो मुख्य मुख्य वृक्ष है उनके हमको वैज्ञानिक नाम भी पता होने चाहिए। तो इनमें से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कितने लोग बता पाते हैं, बताइए। जंगल की ज्वाला, जंगल की आग कहा जाता है। चलो हिंदी में मैं आपको इसको सामान्य नाम इसका बता देता हूँ इस वनस्पति को। इसको बोला जाता है जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, पलाश। पलाश के जो फूल होते हैं वो लाल पीले कलर के होते हैं, ठीक है। दूर से जब बहुत ज़्यादा फूल, ऐसे बहुत ज़्यादा वृक्ष दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है दूर जैसे जंगल में आग लग गई हो, जंगल में ज्वाला जल रही हो, इसलिए इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। अब पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है किसको, पलाश को। और जंगल की ज्वाला भी कहा जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, अर्थात पलाश को ही यहाँ पर, ये इसका हो जाएगा सही उत्तर। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न बताना है आपको। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है गलत सुमेलित है। तो फिर वही बात आ जाती है कि तीन तो इसमें सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी दी गई है और दूसरी उसकी सहायक नदी दी गई है। आपको बताना है कि निम्न दी गई युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। लूनी की सहायक सूकड़ी है, चंबल की सहायक पार्वती है, बताई गई है ऐसा। माही की सहायक है जाखम और बनास की सहायक है मेज। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या लूनी की सहायक है क्या सूकड़ी? बिल्कुल, सूकड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, बांडी, सगाई, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी की सहायक नदियां हैं। तो ये तो जो है इसकी सहायक नदी है, इसलिए इसका उत्तर नहीं होगा। बात करेंगे चंबल। चंबल की सहायक नदी है पार्वती, बिल्कुल मध्य प्रदेश से आती है और राजस्थान में आकर चंबल में मिल जाती है पार्वती नदी। तो ये भी इसकी सहायक नदी है, इसलिए ये इसका उत्तर नहीं होगा। माही की सहायक नदियाँ तो आप जानते ही हैं, त्रिवेणी संगम सोम, माही और जाखम के संगम पर ही बना हुआ है, इसलिए ये भी इसकी सहायक नदी है, इसलिए ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। बनास की सहायक नदी नहीं है दोस्तों मेज, बल्कि मेज किसकी सहायक नदी है? मेज डायरेक्ट ही किसकी सहायक नदी है?
चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और कुराल, वाजन और मांगली मेज की सहायक नदियां हैं। इसमें से मांगली की सहायक नदी है घोड़ा पछाड़, जिसको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बनास की सहायक नदी नहीं है मेज, इसलिए ये चंबल की सहायक नदी है। और सही उत्तर भी हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बनास की सहायक नदी मेज नहीं है, बल्कि मेज चंबल की सहायक नदी है। बाकी की लूनी की सूखड़ी सहायक है, चंबल की पार्वती सहायक है और माही की जाखम सहायक नदियां हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न बहुत अच्छा है। मूल्यांकन अधिकारी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। आपको अशुद्ध युग्म बताना है, इसमें से कौन सा जो है अशुद्ध युग्म होगा। भाई यहाँ पर एक तरफ आपको दी गई है झीलें और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके संबंधित जिले। गड़ेसर झील जैसलमेर में बताई गई है, मंडलताल भीलवाड़ा में बताई गई है, फायसागर अजमेर में बताई गई है और शाही तालाब बारा में बताई गई है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बताने का प्रयास कीजिए सही आंसर इसका क्या होगा कि भाई साहब इनमें से कौन सी झील संबंधित जिले में स्थित नहीं है। देखिए, जब हम बात करते हैं गड़ीसर, या इसी को कई किताबों में लिखा हुआ है गढ़सीसर। गढ़सीसर जो झील है दोस्तों, ये गढ़सीसर झील के किनारे क्या है, गढ़सीसर झील के किनारे बहुत सारे जो है मंदिर बने हुए हैं और ये जैसलमेर में स्थित है। तो ये तो सही सुमेलित है, ये इसका उत्तर नहीं होगा। बात करेंगे मांडलताल। मांडलताल मांडलगढ़ में ही पड़ता है, भीलवाड़ा में। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा भिंगोद में 3 नदियों का संगम भी होता है, बनास, मेनार और बेडस। तो वो त्रिवेणी संगम के पास में पड़ता है। तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये सही है। बात करेंगे फायसागर। फायसागर झील का जो निर्माण है अंग्रेज इंजीनियर फाई के द्वारा बांडी नदी के पानी को रोककर अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया था, जो है रियासत काल में, अंग्रेजों के शासनकाल में। तो ये भी सही सुमेलित है, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा दोस्तों। जबकि अगर हम बात करें तालाबशाही की, तो तालाबशाही झील जो है दोस्तों ये बारा में नहीं है, बल्कि तालाबशाही झील कहाँ पर है, धौलपुर में है। इसलिए ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। उत्तर जो सही इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तालाबशाही झील का संबंध धौलपुर से है, ना कि बारा से है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इस वाले प्रश्न को कितने स्टूडेंट्स बता पाते हैं। पूछा गया है राजस्थान में भारत के सतही जल का, भाई साहब ग्राउंड वाटर का पूछा गया है, सतही जल का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिसर्च असिस्टेंट 2017 के एग्जाम में पूछा प्रश्न है और लगभग में पूछा है, इसलिए आप थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको बताना है कि भाई साहब कौन सा सही उत्तर होगा इसका। ऑप्शन ए या 1.16%, ऑप्शन 2 11.40%, ऑप्शन 3 0.27% या ऑप्शन 4 13.20%। आपको सामान्य रूप से समझ लीजिए, ये बताना है कि राजस्थान में भारत के सतही जल का कितना प्रतिशत उपलब्ध है। अब ये तो हम जानते हैं कि राजस्थान में सतही जल, भूमिगत जल की भी उपलब्धता कम है और सतही जल की उपलब्धता भी कम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा फैक्चुअल डेटा है, याद ही रखने वाली चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम लोग आप में से इसको बता पाएंगे, जैसा मैं सोच रहा हूँ। हो सकता है आप में से बहुत ज़्यादा लोग इसको बता पाएँ, देखते हैं कितने लोग इसको बता पाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का लगभग 1% ही विद्यमान है। आप ऐसे याद रख लीजिए, 1.16 भी याद ना रहे, लगभग 1% विद्यमान है। तो राजस्थान में आप देख रहे हैं भारत के कुल सतही जल का बहुत कम मात्रा में विद्यमान है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है और अच्छा प्रश्न है, बताने का प्रयास कीजिएगा। निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है। भाई साहब सबसे ज़्यादा जल संरक्षण क्षमता वाला बांध कौन सा है, ये बताना है आपको। इनमें से ऑप्शंस आपके सामने हैं, बीसलपुर बांध, जवाई बांध, माही बजाज सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। भाई साहब सबसे ज़्यादा जल भराव क्षमता वाला बांध, कुल मिलाकर जल भराव क्षमता वाला बांध, देखिए बीसलपुर बांध की बात करें ये है टोंक में, जवाई बांध है सुमेरपुर पाली में, माही बजाज सागर बांध है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में और राणा प्रताप सागर है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। तो ये चारों बांधों के ज़िले मैंने आपको बता दिए। बीसलपुर टोंक में है, जवाई बांध पाली में है, माही बजाज सागर बांध है कहाँ पर,
बांसवाड़ा में, और राणा प्रताप सागर बांध भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। तो इनमें से पूरे राजस्थान का ही, इन चारों में से नहीं, राज्य का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध अगर दोस्तों कोई सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, जो कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर राजस्थान में बना हुआ पहला बांध है। भाई चंबल नदी पर बना हुआ पहला बांध तो कौन सा है, गांधी सागर बांध, लेकिन यह बना हुआ है मंदसौर एमपी में, ठीक है, मंदसौर जिला एमपी में बना हुआ है। लेकिन उसके बाद में जब राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है तो उस पर पहला बांध जो बना हुआ है दोस्तों वह है राणा प्रताप सागर बांध। इसी बांध के किनारे राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा उत्पादन गृह है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, ठीक है। और इसी बांध के पास में एक नदी है, कौन सी, ये नदी है बामणी या ब्राह्मणी नदी, इसमें आकर मिल जाती है। तो ये राजस्थान का 113 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। 113 वर्ग किलोमीटर के एरिया के कवर करने के साथ में राज्य का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध हो जाता है राणा प्रताप सागर बांध। चलिए दोस्तों बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। एक तरफ आपको दी गई है बांध परियोजना और दूसरी तरफ जिला, आपको सम्मिलित करना है। भाई साहब ये बताना है कि गागरीन परियोजना कहाँ पर है, गड़दड़ा परियोजना कहाँ पर है, मोरा सागर कहाँ पर है, टोकरा परियोजना कहाँ पर है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, बताइए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा आ नहीं पा रहा है, लेकिन एक बार आप प्रयास कीजिए बताने का। वैसे ही देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, और ये पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है, और ना केवल पटवार में आया, परियोजनाओं से एक क्वेश्चन तकरीबन आप फिक्स मान के चलिए कि हर परीक्षा में आता ही आता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए मैं आपको वैसे ही एक बार बता देता हूँ। अगर हम बात करें किसकी, गागरीन परियोजना की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं गागरीन परियोजना की, तो गागरीन परियोजना है दोस्तों झालावाड़ में। बात करें गड़दड़ा परियोजना की, तो गड़दड़ा बांध कहाँ पर है दोस्तों, बूंदी में है। बात कर लेते हैं मोरा सागर की, मोरा सागर परियोजना है सवाई माधोपुर में। और टोकरा परियोजना है सिरोही में। तो इसका सही उत्तर अब हम देख सकते हैं, ए में डी और बी में ए कहाँ पर है, ए में डी और बी में ए कहाँ पर है, ए में डी, बी में ए, सी और बी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, बेसिकली इनको याद रखने से महत्वपूर्ण है कि ये याद रख लें आप। गागरीन परियोजना दोस्तों कहाँ पर है, सो गागरीन परियोजना है, अगेन बता देता हूँ एक बार, गागरीन परियोजना झालावाड़ में है, गड़दड़ा बांध बूंदी में है, मोरा सागर सवाई माधोपुर में है, और टोकरा सिरोही में। ये इसका सही सुमेलिन हो जाता है, तो नीचे तो उत्तर मिल ही जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस लाता रहूँगा, और बीच बीच में आपको जो है एक अलग प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस का एक पूरा मैराथन भी हम लाते रहेंगे। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कहीं पर और पढ़ने की, आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थ्योरेटिकल पोर्शन भी हम लेकर आएंगे, तो वो सारा कुछ यहाँ पर आने वाला है। उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहने की ज़रूरत, आप निश्चिंत रहिए, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल नए लेक्चर में कुछ नई जानकारियों के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।